नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। दो बड़ी ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। पहली ख़बर 27वीं आइनी तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, इस ब्रेक थ्रू की डिटेल्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी ने आज अडयाला जेल के बाहर 9 मई का जो एतराफ़ किया है, वो एतराफ़ तो किया सोहेल अफरीदी ने, लेकिन इस एक्सेप्टेंस के साथ सोहेल अफरीदी का एतराज़ क्या था, तहलका किस बात पे मचा है और गुब्बारे से हवा क्यों निकली है। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मुझे याद आया कि एक तीसरी खबर भी है, और वो तीसरी खबर है पाक अफ़गान मुज़ाकरात की। तो इस तीसरी खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात का जो आगाज़ हुआ है, दोनों मेज़बान ममालिक ने, अब तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो तो प्योरली मेज़बान है, लेकिन इससे पहला जो दौर हुआ था वो कतर के शहर दोहा में हुआ था। तो दोनों ममालिक मेज़बान हैं पाक अफ़गान मुज़ाकरात के। लेकिन मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर शुरू हुआ है, इस फेज़ के आगाज़ से पहले तुर्की और कतर की जानिब से दोनों ममालिक के जो वफूद थे, जो पाकिस्तान से डेलीगेशन यहाँ से इस्तांबुल गया है और जो काबुल से डेलीगेशन इस्तांबुल किया है, उनके साथ साथ कतर और तुर्की ने बतौर मेज़बान अलग अलग मुलाकातें की हैं। दोनों ममालिक की तरफ से ये मुलाकातें पाकिस्तान डेलीगेशन के साथ अफ़गान डेलीगेशन के करने के बाद फिर दोनों वफूद को एक टेबल पे आमने सामने बिठाया गया है। और अब तक के नाज़रीन अपडेट इन मुज़ाकरात के हवाले से ये है कि इस डेलीगेशन में जो पाकिस्तान के DGISI हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं आसिम मलिक साहब, उनको इन मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी, इन मुज़ाकरात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टास्क है, वो तफ़वीज़ किया गया है। तो वो सरबराही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा के जो हुकाम हैं, उनका भी अपने आसिम मलिक साहब को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान से डेलीगेशन आया है, उनके डेलीगेशन की जो सरबराही है, उनके जो चीफ़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ़ हैं अब्दुल हक वसीक, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है, तवक्को है कि दोनों जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो चीफ़ हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के, इनकी अलग अलग मुलाकात भी होगी। जब नाज़रीन हम ये डिटेल इस मुज़ाकरात के हवाले से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक इस मुलाकात में कोई पेशरफ्त हुई है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई, अभी तक कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो मंजर आम पे नहीं आई है। अब नाज़रीन 27वीं आइनी तरमीम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे उर्दू ज़बान में मरकज़ी मजलिस आमला कहते हैं, उसका इजलास होना है। आसिफ अली ज़रदारी साहब कतर के दौरे पे थे, वहाँ से वो वापस रवाना हो चुके हैं और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इजलास है, जिसमें 27वीं आइनी तरमीम पर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि कानूनदान आइनी माहिर हैं फ़ारूक एच नाइक, उनकी तरफ से पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो अरकान हैं उनको ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये तो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है, इसमें पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला करना है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस इजलास में पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो अपने अरकान को, CEC के अरकान को जो है, ऐसा लगता है कि जैसे इस तरमीम से मुतल्लिक आगाह करने जा रही है। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो जो वफाकी काबीना का इजलास है वो कल 9 बजे बुला लिया है। कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे, उसमें 27वीं आइनी तरमीम का जो मसवदा है उसकी मंजूरी दी जाएगी। और ब्रीफिंग कौन देगा, मसवदा किसके पास है, जो हतमी मतलब प्रपोजल तैयार किया गया है 27वीं आइनी तरमीम का, उस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो काबीना के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। और जैसे ही काबीना इस मसवदे की मंजूरी देगी तो जो सेनेट का इजलास होना है, उस इजलास में ये मसवदा पेश कर दिया जाएगा। और जैसे 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा सेनेट के इजलास में लाया जाएगा, सेनेट के इजलास में आज़म तारड़ साहब इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उसके फौरी बाद नाज़रीन, उसके फौरी बाद आप देखें क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि जो चेयरमैन सेनेट हैं उनकी तरफ से एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। अब उस कमेटी के सरबराह कौन होंगे, उस कमेटी के सरबराह फ़ारूक एच नाइक होंगे। लेकिन ये मुश्तरका जो पार्लिमानी कमेटी है,
इसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, इसमें हुकूमत के लोग भी होंगे। अब ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि वो इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जाती है या इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट करती है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सिर्फ सेनेट के अरकान नहीं होंगे, इस पार्लियामेंट्री कमेटी में कौमी असम्बली के अरकान को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि कौमी असम्बली के अरकान को भी इस कमेटी में शामिल करना है, इसलिए इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का नाम दिया गया है। और यह कमेटी 2 दिन तक 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पे बहस करेगी, यानी हफ्ते के रोज़ अतवार के रोज़ भी पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी का इजलास होगा और फिर पीर के दिन जो भी पार्लिमानी कमेटी में जो बात तय पाएगी, जिस मुसवदे पे इत्तफाक होगा, वो ला के फिर सेनेट के ऐवान में पेश कर दिया जाएगा और सेनेट में वहाँ पे पीर के रोज़ या फिर मंगल के रोज़ ये 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर होगा। और जैसे ये मुसवदा मंजूर किया जाएगा, इसे फौरी तौर पे उसी रोज़ जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। और जैसा कि टाइमलाइन सामने आ चुकी है, आप नाज़रीन जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप आगाह होंगे, बाखबर होंगे बेखबर कहने लगा था कि ये 14 अक्टूबर को ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसे कौमी असम्बली से मंजूर जो है वो करवा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी आपको बता दें कि 27वीं आईनी तरमीम के मामले को लेके मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके साथ तहरीक इंसाफ ने भी मुलाकात की थी, 8 तहरीक इंसाफ ने आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात की है। मौलाना साहब जो है आइंदा 1 से 2 दिन में इम्कान है कि वो कराची का दौरा करेंगे और कराची के दौरे में उनकी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी मतवक्के बताई जा रही है। तो मौलाना साहब ने जहां बिलावल के साथ अपने घर में मुलाकात की थी और फिर उनके साथ पीटीआई वाले मुलाकात करने के लिए आए, और अब मौलाना साहब कराची जा रहे हैं, कराची की उनकी यात्रा है और वहाँ पे इम्कान है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे। अब नाज़रीन सोहेल अफरीदी साहब की खबर पे आने से पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को 48 घंटों में कौन सा जवाब मिला है, इस खबर की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करने के बाद हम आएंगे कि सोहेल अफरीदी साहब ने 9 मई का एतराफ़ क्यों और उसके साथ साथ एतराज़ क्या उठाया है। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जो 4 नवंबर को रात को 11:30 बजे के करीब जो ट्वीट किया था, जिसमें कौमी सलामती की जो क़यादत है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्हें खान साहब ने टारगेट किया। उनसे मुतल्लिक मतलब जो खान साहब ने रिमार्क्स दिए, आज उन रिमार्क्स को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान हैं शाजिया मरी साहबा, उन्होंने इमरान खान साहब के इस बयान की मजम्मत की है। अब पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी साहबा इमरान खान साहब के बयान की कैसे मजम्मत कर रही हैं, वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट, जो पैगाम जारी किया है, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज दरअसल मोदी की ज़बान है। शाजिया मरी साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, दरअसल वो दुश्मनों के बयानिए से ज़ुबान मिलती जुलती है। और फिर शाजिया मरी साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जो सियासत आज तक पाकिस्तान में की है, उस सियासत ने इदारों को कमज़ोर और कौम को तकसीम किया है। माज़रत के साथ आप मुझसे नाराज़ होंगे कुछ दोस्त, लेकिन नाज़रीन इसमें किसी हद तक हकीकत मौजूद है। जब से ये सियासत हुई है, खान साहब की सियासत में एंट्री हुई अक्टूबर 2011 के जलसे में, आपको पाकिस्तान की सियासत में दुश्मनी, मुखासमत ही नज़र आएगी, आपको उसमें चीर फाड़ ही नज़र आएगी, उसमें इदारों पर इल्ज़ामात ही नज़र आएंगे, उसमें मुज़ाहमत ही आपको नज़र आएगी। तो नाज़रीन आपके सामने है कि जो न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हुआ है, कितना तगड़ा इलेक्शन हुआ है, कितना नेक टू नेक इलेक्शन हुआ है, कितनी शिद्दत के साथ दोनों उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन की है। लेकिन इलेक्शन के नताइज आने के बाद जहां जो हमदानी जीते हैं, उनकी जीत का जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ, बड़े सरायत के साथ अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि अब हमदानी जीत गए हैं तो ये जश्न उनके मनाने का है, हम उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे। ये जज्बा पाकिस्तान में क्यों नहीं है? सियासी जो दुश्मनियाँ हैं वो इस हद तक क्यों चली जाती हैं? या तो चलो असूली आपका कोई इख्तलाफ हो, असूली इख्तलाफ हो खान साहब का पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, मौलाना के साथ, अचकज़ई के साथ, लेकिन अगर असूली इख्तलाफ होता
खान साहब माजी में अचकजई की जैसे नकलें उतारते रहे, आज अचकजई साहब को खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी पे अदम एतमाद करते हुए ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया है, बल्कि उसके साथ साथ मुज़ाकरात अगर कोई करेगा तो खान साहब ने यह जिम्मेदारी भी अचकजई के जिम्मे लगा दी है। तो अगर असूल की सियासत थी, आज फिर अचकजई साहब के पीछे खान साहब फिर क्यों सजदा कर रहे हैं, या अचकजई साहब पे इतना एतमाद क्यों खान साहब कर रहे हैं अपनी पूरी पार्टी पे मिसट्रस्ट शो करके। और फिर आप सिर्फ अचकजई साहब नहीं, मौलाना साहब से मुतल्लिक खान साहब क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, मौलाना डीजल ये करप्ट है, इसके पीछे नमाज भी जायज़ नहीं। और फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के लोग वही मौलाना थे जिनके घर पे जाके माथा टेकते थे, जिनके पीछे ठहर के नमाज पढ़ते थे। वो मौलाना डीजल जिसको खान साहब कहते थे, वो तहरीक इंसाफ वालों का लीडर बन गया। और फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी खान साहब ने 2018 में इत्तफाक किया। सेनेट मार्च 2018 के इलेक्शन में जो सेनेट के हुए थे, खान साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तफाक करके बलोचिस्तान में जो है वहाँ पे रिवोल्ट किया, एक हुकूमत का तख्ता उल्टा। सादक संजरानी को यहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट बनाया, बल्कि 6 माह के बाद उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई, वो भी खान साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी के खिलाफ उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाया। तो कौन सी असूलों की सियासत है? अगर आप सारे लोगों के साथ जिनकी आप मुखालफत करते आए हैं उनके साथ आप बैठ चुके हैं, आप सियासी फैसले कर चुके हैं, सियासत के मैदान में एक साथ चल चुके हैं, तो फिर नून लीग के साथ भी बैठ जाएं, नून लीग के साथ भी एक बार बैठ जाएं, मामलात को तय कर लें, फाइनल कर लें, लेकिन मुज़ाकरात को बीच में ना छोड़ें। अब आप ये देखें, सोहेल अफरीदी साहब जिनके आने से पहले कितना एक प्लॉट बनाया गया कि गंडापुर जाएगा और सोहेल अफरीदी आएगा, न जाने पाकिस्तान की सियासत में कौन सा तूफ़ान बपा हो जाएगा। नाज़रीन, क्या हुआ? आज सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, लेकिन जो एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी गई थी कि सोहेल अफरीदी आके खान साहब के साथ मुलाकातें करेगा, ऐसी की तैसी फेर देगा, उस गुब्बारे से हवा निकल गई है। वो सारी ख्याली बातें थी। आज सोहेल अफरीदी साहब ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है अडयाला जेल के बाहर, पहले तो उन्होंने ये शिकवा किया कि मेरी मुलाकात ही नहीं करवाई जाती, 5वीं मरतबा हम आए। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज चल रहा था और सोहेल अफरीदी साहब गए अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, इस बात पे नाज़रीन मुझे हैरानी होती है कि सेनेटर फलक नाज जो कि सोहेल अफरीदी के साथ जा रही थी चीफ जस्टिस के चैम्बर में, जब उनके सेक्रेटरी से मुलाकात करनी थी तो वहाँ पर ठहरा जो पुलिस एहलकार था उसने सेनेटर फलक नाज को रोका। तो उस पर क्या खबर चलती है कि पुलिस एहलकार की सेनेटर फलक नाज के साथ बदतमीजी। नाज़रीन, वो बंदा वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा है, किसी को ये ड्यूटी पसंद आए, किसी को ये निज़ाम पसंद आए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इजाज़त के बगैर किसी को अंदर नहीं जाने देना। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। और अब सेनेटर फलक नाज साहबा जो हैं, चित्राली साहबा जो हैं, वो उस पुलिस एहलकार को धमकाती हैं कि मैं तुम्हें कमेटी में बुलाऊंगी, कायमा कमेटी को बुलाऊंगी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे यहाँ पे अंदर जाने से रोकना। उसने कहा जी मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा, मेरी ये जिम्मेदारी लगाई गई। अब आप देखें कि इस खबर को कैसे चलाया गया। और फिर यहाँ से जब कोई दाल नहीं गल सकी और सोहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर गए, वहाँ पर जाके सोहेल अफरीदी साहब, अब आपको याद होगा कि अख्तियार वली साहब ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो अफरीदी साहब हैं वो कोर कमांडर लाहौर के घर में मौजूद थे। उन्होंने वीडियो भी एक पब्लिक की थी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने और कुछ और भी ऐसे साफ्ती एलिमेंट्स हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि ये वीडियो फेक है। सोहेल अफरीदी साहब तो 9 मई के रोज़ जो है लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, वो तो पेशावर में थे। आज सोहेल अफरीदी साहब ने जो एतराफ़ किया है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि 9 मई के एहतजाज में हम शामिल थे। अब 9 मई के एहतजाज में शामिल होने की वीडियो क्यों ये एतराफ़ किया सोहेल अफरीदी साहब ने? दरअसल उनके अपने एक्स अकाउंट पे उनकी अपनी वीडियो मौजूद है, उनकी अपनी वीडियो मौजूद है जिसमें वो 9 मई के एहतजाज में शरीक थे। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने इस एतराज़ ज़रूर किया अपनी इस गुफ्तगू में, जहाँ वो 9 मई का एतराफ़ कर रहे थे कि एहतजाज में हम शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। 4 सवालात सोहेल अफरीदी साहब ने उठाए हैं। अब उन सवालात का जवाब किससे मांगा गया है, लेकिन मैं चलें अपने तई वो सवालात आपके सामने रखता हूँ, उन सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ हक़ाइक़ के मुताबिक। जो रिकॉर्ड पे हक़ाइक़ मौजूद हैं उन हक़ाइक़ की रोशनी में मैं जवाब आपके सामने रखूँगा। एक तो सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि ये गैर कानूनी काम कौन करवा रहा है।
यहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब ने जो सवाल किया कि गैर कानूनी काम कौन करवा रहा है, ये नहीं उन्होंने बताया कि वो कौन से गैर कानूनी काम की बात कर रहे हैं। अगर वो वजाहत करते भी किस इलीगल एक्शन की वो बात करें तो शायद जवाब भी देना बनता था। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में किसने ला के बिठाया। अब नाज़रीन, मैं तो इस बहस में नहीं जाऊंगा कि दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में कौन लेके आया, लेकिन अगर सोहेल अफरीदी साहब का एतराज़ है कि इन दहशत गर्दों को क्यों ये ला के यहाँ पर बसाया गया, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को इजाज़त दे दें। वो उनको निकालना चाहते हैं, दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से, उन्हें अफगानिस्तान की तरफ वापस धकेलने से आप क्यों रोकते हैं? ये एक जवाब हो गया। तीसरा उन्होंने सवाल किया कि गैर कानूनी असला बॉर्डर से इस तरफ पाकिस्तान में कैसे आता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ है, सैकड़ों माइल्स पे मुश्तमिल है। क्या सारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कवर कर सकती हैं? अमेरिका जो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो मैक्सिको के साथ फेंस लगाने के बावजूद भी, तमाम डिजिटल आलात, मॉनिटरिंग, निगरानी होने के बावजूद भी वहां पर जो लोगों की दरअंदाजी होती है, जो मैक्सिकन अमेरिका के अंदर दाखिल होते हैं, उनको नहीं रोक सका। पाकिस्तान जैसा मुल्क क्या फेंस लगाने के बावजूद क्या जो गैर कानूनी असला वहां से आता है, क्या मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है? और फिर वन साइडेड कैसे हो सकता है? पाकिस्तान ने फेंस लगाई है, उससे ये दहशतगर्द जो स्मगलिंग करने वाले नासर हैं, वो जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां नहीं होती, वहां से तोड़ देते हैं। और ये मॉनिटरिंग जो है बॉर्डर की, ये म्यूचुअल मॉनिटरिंग होती है। पाकिस्तान तो हत्तोल इम्कान अपने बॉर्डर की मॉनिटरिंग की कोशिश करता है। यहां पे मसला यह है कि अफगान साइड पे अपना जो बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पे खुला छोड़ा हुआ है, वहां पर किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो सोहेल अफरीदी साहब जब ये एतराज़ उठा रहे हैं तो थोड़ी सी स्टडी भी कर लिया करें। अब वो एक खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो स्टूडेंट लीडर नहीं हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठे हैं। इस किस्म का इल्ज़ाम देते हुए मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए। और जहां सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मेरे ऊपर वफाकी वज़रा ने इल्ज़ामात लगाए थे, वो बेबुनियाद इल्ज़ामात थे, मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, तो ये दुख उन लोगों को भी हुआ था जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और वो शख्सियत इमरान खान जिनके इश्क में सोहेल अफरीदी साहब मुब्तला हैं। इमरान खान साहब जब अपने सियासी मुखालफिन पे बेढंगे, बेतुके, गुमराह कुन, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाया करते थे, तो अपने लीडर से भी कहें कि वो भी माफ़ी मांगे। 10 अरब का केस चल रहा है ना लाहौर की अदालत में, डेफेमेशन का, शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ। खान साहब मांग ले माफ़ी। अगर आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं तो आपके लीडर को न जाने कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।